हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जो कि आपका एमटीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, क्वेश्चन है पहला, अंततः गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो देखिए, इसके सारे ऑप्शन पर जाने से पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सारे पॉइंट आप एक बार में ही नोट कर लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म से, वो आप सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। बात करें गौतम बुद्ध की, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में जो भी पॉइंट हैं वो नोट कर लीजिए, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एमटीएस की परीक्षा में, वो भी आप एक जगह ही नोट कर लीजिए। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, ठीक है। तो जन्म की जो घटना थी वो उसका प्रतीक क्या था, तो प्रतीक था आपका कमल। यानी इनके जो जन्म को वो किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो कमल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। तो इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था माया। लेकिन उनकी क्या हुई थी, उनकी इनके जन्म के बाद ही कुछ समय के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण जो किया था उनकी मौसी ने किया था। उनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रजापति गौतमी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आपसे पूछा जाता है कि जो इनकी माता थी वो किस गणराज्य की थी। तो इनकी माता जो थी वो कौशल गणराज्य की राजकुमारी थी, कौशल गणराज्य की, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है आपसे कि इन्होंने जो गृह त्याग किया था, यानी ये घर छोड़कर कितनी वर्ष की उम्र में गए थे, तो इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो किया था 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और इनकी जो गृह त्याग की घटना है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी महानिष्क्रमण, महा महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, तो घटना का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट आपसे पूछा था कि इनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था आपका बोध गया में, ठीक है। और बोध गया में जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पे एक नदी थी, उस नदी का नाम क्या था, तो उस नदी का नाम था निरंजना या फिर फल्गु नदी, ठीक है। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश दिया था आपका सारनाथ में। और पहले उपदेश की घटना क्या कहलाती है, तो उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा था है, इसके अलावा पूछा था कि इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, यानी सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिए थे, सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिए थे, तो वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। श्रावस्ती यूपी का एक जिला है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर में। और मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, तो मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसके अलावा इनके एक शिष्य भी था जिसका नाम भी पूछा था, और इनके गुरु का नाम भी पूछा था। तो पहले इनके शिष्य का नाम लिख लीजिए। इनके शिष्य का नाम था आनंद, जिसके कहने पर ही इन्होंने संघ में महिलाओं का प्रवेश किया था। और इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था अलार कलाम, अलार कलाम। और एक और गुरु थे इनके, उनका नाम था रुद्रक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एक ही जगह आपको मिल गए सारे पॉइंट। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा भाई, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इनको जो ज्ञान मिला था वो आपका बोध ज्ञान मिला था। और किस नदी के तट पर मिला था, तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दे दिया था, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो आपको लिखा है वो आप ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। देखिए, जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में, तो अंग्रेजों ने लगान वसूल करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की थी। उसमें वो तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं आपसे पूछी जाती हैं, कभी किसी का नाम दे देते हैं, कभी किसी का नाम दे देते हैं। तो तीनों ही व्यवस्थाएं आप नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले जो व्यवस्था थी वो थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। दूसरी थी आपकी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी थी। और तीसरी थी आपकी महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। 3 प्रकार की व्यवस्था थी। इन तीनों के जो लागू करने वालों के नाम भी पूछ जाते हैं। और सबसे आपसे ये भी पूछा था कि सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा।
देखते हैं स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो एक लागू किया था कॉर्नवालिस ने, जो उसमें भारत का वायसराय था। रैयतवाड़ी किसने लागू की थी, तो रीड एवं मुनरो ने, ये भी वायसराय थे। और आपके मालवाड़ी किसने लागू की थी, तो मालवाड़ी की थी मैकेंजी ने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो व्यवस्था फैली हुई थी वो कौन सी थी, वो आपकी रैयतवाड़ी थी, जो कि भारत के 51% क्षेत्रफल पर क्या थी, यही आपकी व्यवस्था फैली हुई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा कुछ नीतियाँ और भी थी अंग्रेजों की जो भी आपसे पूछ जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या तो बन जाएगा, रैयतवाड़ी किसने लागू की थी, तो रैयतवाड़ी लागू करने वाला था रीड एवं मुनरो। कौन सा हो जाएगा आपका, थॉमस मुनरो, ठीक है। दो व्यक्ति थे, एक था रीड एक था मुनरो, तो रीड का नाम इसमें नहीं दे रखा तो मुनरो का नाम दे रखा है आपका, मुनरो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है हड़प नीति किसने लागू की थी, तो हड़प नीति लागू करने वाला था डलहौजी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी, तो वो लागू करने वाला था आपका बेले जली, ठीक है। तो ये आप पॉइंट सारे ध्यान रखिएगा। ये जो आपका नाम लिखा हुआ है डलहौजी, ये आपका हड़प नीति लागू करने वाला था। और जो मैंने आपको एक नाम और लिखाया है सहायक संधि प्रणाली, ये किसने लागू की थी, तो बेले जली ने लागू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत या पद प्राप्त करने वाले कहलाते थे। हैसियत या पद प्राप्त करने वालों को क्या कहते थे, जागीरदार, जाट, मनसबदार या फिर इक्ता। तो जो मुगलों की सेवा प्रणाली थी उसमें जो हैसियत या पद मिलता था उनको कहते थे मनसबदार कहते थे, ठीक है। पद का नाम क्या था, तो मनसबदार था। इसके अलावा आपसे पूछा था इक्ता प्रणाली, एक इक्ता प्रणाली आपकी फेमस थी, वो आपकी सल्तनत काल में फेमस थी। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी इल्तुतमिश ने, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है, तो ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन है आपके दक्षिणी भाग, दक्षिणी तारा, पश्चिमी तारा, पूर्वी तारा या फिर उत्तरी तारा। तो आपको पता है ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी तारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास के खुले मैदान बेड्स कहाँ पाए जाते हैं। आपसे देखिए बार बार प्रश्न पूछा था घास के मैदानों से संबंधित, तो जितने भी घास के मैदान अपने दुनिया में हैं वो सारे नोट कर लीजिए एक ही ऐप है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका, घास के जो खुले मैदान है वो बेड्स वाले ये कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपके दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में आपके बेड्स घास के मैदान मिलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कौन से मिलते हैं, एशिया में कौन से मिलते हैं और यूरोप में कौन से मिलते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। देखिए एक तरफ से आप नोट करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए प्रेरी, ये कहाँ मिलते हैं आपके, ये आपके उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में, खासकर आपका यूएसए में, ठीक है। दूसरा लिखिए पंपास, ये कहाँ मिलते हैं आपके अर्जेंटीना में। तीसरा लिखिए आप सेल्वास, ये कहाँ मिलते हैं आपके, ये आपके ब्राजील में मिलते हैं। चौथा लिखिए आप स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज के बारे में लिखिए आप, ये आपके मिलेंगे यूक्रेन वगैरह में, या फिर आप इसको लिख सकते हैं यूरोप में। इसके अलावा आप लिखिए पुस्ताज, ये कहाँ मिलेंगे आपके हंगरी में। नेक्स्ट लिखिए आप बेल्स, जो आपको बताई दिया मैंने, ये दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। और लास्ट लिखिए आप डाउन्स, जो कहाँ मिलते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट है आपके, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बताया मैंने आपको, डाउन्स बताए थे, और यूरोप में आपके दो हैं स्टेपीज और पुस्ताज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी, सैडल पीक, अनाईमुड़ी या फिर सारामती। तो जो पश्चिमी घाट है, देखिए पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे इस तरह से भारत का नक्शा है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कौन सा है आपका, है पश्चिमी घाट कहलाता है। तो इस घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो आपके यहाँ पे पड़ेगी अनाईमुड़ी, ठीक है। जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पश्चिमी घाट की, वो है आपकी अनाईमुड़ी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे की मंजूरी जरूरी है। तो कोई विधेयक कानून कब बनता है, तो कोई विधेयक कानून तब बनता है जब वो लोकसभा से पास हो जाए
और राज्यसभा से भी पास हो जाए और उसके बाद में जब उस पर राष्ट्रपति के भी साइन हो जाए तब जाके वो क्या बनता है, कानून बनता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से वो पास होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के भी साइन उस पर होने चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, वो विधेयक बनेगा, कानून, सॉरी, तब क्या बनेगा, वो जाके कानून बनेगा। तो कानून बनने के लिए लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की जगह से पास होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से नहीं, राष्ट्रपति के साइन भी उस पर जरूरी है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक राष्ट्र की अपने नागरिकों की जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास। देखिए जब राष्ट्र की बात चल रही है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास कहाँ से आ जाएगा, राष्ट्रीय विकास, घरेलू विकास या फिर ग्रामीण विकास। जब पूरे राष्ट्र की बात चल रही है तो पूरा राष्ट्रीय विकास ही इसको दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर असम। तो जो आपकी चेंचू जनजाति है, अनुसूचित जाति है, वो आपकी कहाँ मिलती है, वो आपकी आंध्र प्रदेश में मिलती है और आपकी उड़ीसा में भी मिलती है। ठीक है, उड़ीसा में भी आपकी मिलती है। बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी नोट कर लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राज्य हो जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति है, यानी सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है, तो वो हो जाएगी आपकी भील जनजाति। ठीक है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति की संख्या किसकी है, तो वो है आपकी भील की। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि कुछ जनजातियों का नाम और भी पूछ लिया जाता है कि ये काफ़ी जनजाति पाई जाती है, लेपचा। तो ये जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है सिक्किम में। इसके अलावा एक जो आपका आंध्र प्रदेश लिखा है, आंध्र प्रदेश में एक जनजाति और पाई जाती है, उसका नाम है जटापा। ये कहाँ मिलती है, आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की सबसे पहले जो स्थापना नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका ठीक आंसर। इसके अलावा बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय जो बन जाएगा वो आपका कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका मुंबई में। ठीक है, तो जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिल जाएगा आपका, मुंबई में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इसकी जो स्थापना की गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो समिति का नाम है शिवरमन समिति। ठीक है, शिवरमन समिति। और इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि नाबार्ड की फुल फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है, तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, उपलब्ध कराना, ये क्या है, इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। तो ये सारे पॉइंट है आपके नाबार्ड के बारे में, ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 जुलाई 1982 को हुई थी। इस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। तो देखिए मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मानव व्यापार क्या एक प्रकार का शोषण होता है, तो किस में आएगा आपका, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा, जो कि आपका आर्टिकल 23 और 24 में है। क्लियर। समानता का अधिकार किस में है, तो ये आपका 14 से 18 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस में है, 29 और 30 में है। ठीक है, हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार के बारे में नोट कर लीजिए कुछ जानकारी कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
तो भारतीय संविधान में शुरू में जब लागू हुआ था तब 7 प्रकार के थे प्रारंभ में। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। बात करें कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो संविधान का भाग आपका ये भाग 3 में पड़ता है। भाग 3 के कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख है। क्लियर? इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि भाग तो आपका हो ही गया, भाग 3 हो गया, और कितने अधिकार हैं? वर्तमान में 6 हैं। शुरुआत में कितने थे? 7 थे। खत्म कौन सा कर दिया गया? तो खत्म कर दिया गया संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले किस आर्टिकल में था? पहले आर्टिकल 31 में था। अब ये आपका क्या है? अब आपका ये विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? विधिक अधिकार। अभी आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अब किसमें पहुंच गया है? आपका 300 के ए में पहुंच गया है आपका। ठीक है, तो जो आपका मौलिक अधिकार हटाया है वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। पहले आर्टिकल 31 में था, अब आर्टिकल 300 के ए में पहुंच गया। लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, बल्कि एक प्रकार विधिक या फिर कानूनी अधिकार हो गया है। विधिक या आपको कह सकते हो आप कानूनी अधिकार हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, H2O के साथ चूने को बनाने पर क्या होता है? H2O क्या होता है? आपको पता है कि जल होता है, तो जल को हम चूने के साथ बनाएंगे। तो आपको पता है चूने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, चूने का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम जल के साथ मिलाएंगे यानी H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? H2O के साथ चूने को बनाने में क्या बनता है? बुझा हुआ चूना आपका मिल जाता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या दिया है कि शीशे की पेंसिल की नोक की बनी होती है। शीशे की पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है? कोयला की, ग्रेफाइट, या फिर जिंक, या फिर चारकोल। तो शीशे की पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है? वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट के बारे में आप चीज नोट कर लीजिए कि आपका क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यानी इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। नेक्स्ट है, एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से के भीतर संलग्न होता है। बंद परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है, यानी कि हमारा शरीर में भी क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त फ्लो होता है, जो बहता है, किसके अंदर बहता है? कंकाल में है, साइनस में, रक्तवाहिनियों में, या फिर दिल में। तो वो किसमें बहता है? वो आपका रक्तवाहिनियों में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है। ठीक है, यानी कि रक्त की नलिकाएं होती हैं, उसमें आपका ब्लड फ्लो होता है। यदि बात करें कि जो परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, कौन थे? विलियम हार्वे थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? क्वेश्चन है, मानव के हृदय में द्विबलनी कपाट यानी बाइकस्पिड कपाट, बाइकस्पिड जो बाल्ब होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? दाएं निलय या पृष्ठ माधमनी के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य, या फिर दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, या फिर कोष्ठ केवल और आलिंद के मध्य। देखिए, इसको समझिए, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही दे पाएंगे। देखिए, मानव हृदय मान लीजिए इस तरह का डिब्बे के रूप में आप समझाता हूँ आपको। आपको पता है कि हृदय के कितने वो होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अपने हृदय के हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हृदय से ऊपर क्या होता है? यहाँ पे आपका ये मान लेते हैं हम, क्या है? फेफड़ा है। ठीक है, क्या है? फेफड़ा। और हृदय से नीचे हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? बॉडी के पार्ट, यानी कि शरीर, आप कह सकते हो यहाँ पे अंग है। बॉडी के जो पार्ट है बाकी के वो है। क्लियर? अब देखिए इधर, देखिए ये जो हृदय का पार्ट है ये आपका लेफ्ट हिस्सा हो गया, हृदय का ये आपका बायां हिस्सा हो गया, ये आपका राइट हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट, ये राइट, ये आपका जो ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं इसको? आलिंद। तो नीचे वाले बोलते हैं निलय। क्लियर? ये भी आपका आलिंद ही होगा और ये आपका निलय होगा। क्लियर? अब देखिए, होता क्या है कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, इसकी आपका लेफ्ट आर्टिकल यानी कि लेफ्ट बायां आलिंद, और ये आपका हो जाएगा बायां निलय। ये हो जाएगा आपका बायां आलिंद, सॉरी दायां आलिंद, और ये आपका हो जाएगा दायां निलय। अब होता क्या है कि शरीर के अंदर से क्या होता है? ब्लड जाता है हार्ट के अंदर। ठीक है, तो हार्ट के किस में जाता है? तो दाएं आलिंद में जाता है। वहाँ से क्या होता है? यहाँ पे एक बना होता है ट्राइकस्पिड वाल्व।
इस तरह का होता है ट्राइकस्पिड बाल इन त्रिवलनी कपाट, उसमें से प्रवेश करता है, फिर इसमें आता है, इससे कहाँ जाता है फेफड़े के पास, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर ऑक्सीजन लेने के बाद में ये फिर आपका बायां आलिंद में प्रवेश करता है, और यहाँ पे होता है आपका बाइकस्पिड कपाट, वहाँ से प्रवेश करने के बाद में क्या होता है आपका यहाँ आता है, फिर यहाँ से आपका पूरी बॉडी में आपका ये फिर दोबारा चला जाता है। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आपसे पूछा है कि जो बाइकस्पिड कपाट है वो कहाँ पे होता है, यानी बाइकस्पिड जो बाल्व है वो आपका कहाँ होता है, द्विबलनी कपाट कहाँ पे होता है, तो आपके बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में होता है। ठीक है, तो देखिए बाइकस्पिड जो कपाट बाल्व होता है वो किस तरह से होता है, वो आपका इस तरह से होता है। ठीक है, और जो ट्राइकस्पिड होता है वो किस तरह से होता है, वो आपका इस तरह से बाल्व होता है। क्लियर। तो ब्लड जो द्विबलनी कपाट होते हैं वो किस किस के बीच में होते हैं, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में होते हैं। क्लियर। इसका ऑप्शन देखिए, तो जो द्विबलनी कपाट है किसके बीच में जाएंगे, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आपको पूरा सर्कुलेशन भी समझा दिया मैंने। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो शरीर है वो हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, शरीर नहीं, ब्लड जो है वो हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, तो दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, फिर उससे दाएं निलय में जाता है, फिर वहाँ से आपका फेफड़े के पास जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेते हुए फिर बाएं आलिंद में प्रवेश करते हुए फिर निलय में होते हुए फिर दोबारा फिर बॉडी में पंप कर दिया जाता है। क्लियर, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को में बदल देता है, यानी जो फोटो सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा में। तो फोटो सेल का काम क्या होता है, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको वो विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। इसके यहाँ पे एक कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है आपका हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज या हर्ट्ज कह सकते हो। ठीक है, उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी फोटो विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी आवेशित वस्तु को आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनावेशन, भूसंपर्कण, अन्योन, या फिर त्वरित। तो जो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, भू भी होता है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, भू संपर्क। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जो किस वर्ष प्रचलन में आई थी, 1995, 97, 99 या फिर 2000 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1995 से। ठीक है, और जावा क्या है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं से पाकिस्तानी नागरिकों को बचाने के लिए अभियान कहाँ चलाया गया था। तो देखिए, यदि आपको थोड़ा कॉमन सेंस में लगाओगे तो आपको पता है पाकिस्तान कहाँ है, भारत के पश्चिम में है, और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो आपको पता ही है कि वो अरब सागर है। तो जो नौसेना का अभ्यास होगा वो किस में होगा, अरब सागर में होगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, अरब सागर। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए कि अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं, तो अरब सागर रानी बोलते हैं कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, जो कहाँ पर है आपका केरल में। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, म्यांमार, मलेशिया, भूटान, या फिर चीन। तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो कहाँ का है, आपका भूटान का है। बात करें भूटान की, तो भूटान के संबंध में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नोट करिए कि भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी है आपकी थिम्पू। इसके अलावा इसकी मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा का नाम है नेगोलथ्रम। इसके अलावा और क्या पॉइंट है भूटान के बारे में, तो देखिए एक पॉइंट और नोट करिए, वो है आपका कि एक ताला परियोजना है, ताला परियोजना का संबंध किस देश से है, तो भूटान से है। देखो अपने यूपी में भी आपका क्या है, अलीगढ़ में ताला बनते हैं, लेकिन वो ताला अलग है, ये क्या है, ताला परियोजना है। तो इस ताला परियोजना का संबंध किससे है, तो भूटान से है। इसके अलावा एक पॉइंट और बोला जाता है भूटान को, और क्या बोला जाता है, तो भूटान को बोला जाता है आपका तड़ित झंझा बातों वाला देश।
ठीक है, यानी लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी किसे कहते हैं, तो भूटान को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे बोलते हैं, तो भूटान को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, राइट अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक कौन है। राइट अंडर योर नोज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, रघुराम राजन, राजीव कुमार, आर गिरिधरन या फिर शक्तिकांत दास। तो इसके लेखक कौन है, आर गिरिधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं आपके। निम्न में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो माधवपुर मेला कहाँ मिलता है, माधवपुर गांव है आपका गुजरात में, तो आपका ये गुजरात में ही मनाया जाता है। इसके अलावा एक आपका पॉइंट नोट करिए बिहार के बारे में कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका बिहार का एक गांव है, उसका नाम है, मतलब बिहार का एक शहर है, उसका नाम है सोनपुर। तो सोनपुर में मनाया जाता है उसका सबसे बड़ा पशु मेला। कहाँ पर होता है, तो ये आपका सोनपुर में होता है। सोनपुर कहाँ पड़ता है, आपका बिहार में। ये पॉइंट भी आप लगे हाथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, 1905, 1913, 1915 या फिर 1920। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया क्यों गया था, क्योंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके विरोध के बाद में जब बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, रद्द करने के बाद में जो इंग्लैंड का राजा था जेम्स पंचम, वो भारत को आने वाला था, तो उसके स्वागत के लिए ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर है, आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 1913 में। क्लियर। लेकिन यदि आपसे यहीं से पूछ लिया कि इंडिया गेट कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट कहाँ पर है। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है, भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है। तो भारत और भूटान के बीच में संबंध का आर्थिक आधार है वो क्या है, पनबिजली उत्पादन, संसदीय परंपराएं, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक और सीमेंट उद्योग। तो भारत और भूटान के बीच में जो आर्थिक आधार है वो क्या है, पनबिजली उत्पादन। तो जो मैंने आपको भी ऊपर ताला परियोजना लिखाई थी वो यही थी, ताला परियोजना, यानी कि पानी से बिजली बनाने की योजना है, का नाम है ताला परियोजना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जीतू राय किस खेल से जुड़े हुए हैं, शूटिंग, बॉक्सिंग, हॉकी या फिर क्रिकेट। तो जीतू राय का संबंध किससे है, शूटिंग से है। तो शूटिंग से जुड़े हुए कुछ और प्लेयर का नाम भी लिख लीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस जो अभी चल रही हैं वर्तमान वो कौन है, मनु भाकर, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, पेरिस ओलंपिक में। इसके अलावा एक नाम और लिखिए, अभिनव बिंद्रा, इन्होंने भी 2008 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये आपके शूटिंग में। नेक्स्ट नाम लिखिए आप, स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले, ये कौन है, ये आपके पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता है। और आपके नेक्स्ट नाम है अपूर्वी सिंह चंदेला, अपूर्वी सिंह चंदेला, ये भी कौन है, ये भी आपकी शूटिंग सम्मिलित है। इसके अलावा एक नाम और लिख लीजिए यहाँ पे, वो नाम है आपका गगन नारंग, गगन नारंग, इनका संबंध आपका किससे है, तो शूटिंग से ही है। क्लियर। और यहाँ पे बॉक्सिंग नाम आया था, बॉक्सिंग संबंधित कौन थे, विजेंदर सिंह। बाकी क्रिकेट में तो आपको पता ही है बहुत सारे प्लेयर हैं, और हॉकी में आपके ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद, जो कि आपके विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपके किसी काम आई हो तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।